A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दिया है लोहा और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी यानी एल्यूमिनियम यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एल्यूमिनियम एक हल्की धातु होती है और इसमें जंग नहीं लगती है, इसलिए एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एल्यूमिनियम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको एल्यूमिनियम की जगह एल भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे है कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आपका है ये टोटली कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3 और 12, यानी परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु क्रमांक 12 एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है। परमाणु क्रमांक 3, परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1s2 और 2s1, यही तो आपको मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहां पे देखिए जो लास्ट सबशेल आपकी है यहां पे कौन सी है? एस है ना। एस जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यहां पे लिथियम का, वो एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो लिथियम है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पे लिथियम देखिए एटॉमिक नंबर 3 लिखा हुआ है, जो परमाणु क्रमांक 3 है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, ये आपका हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे एटॉमिक नंबर 12 को। 12 आपका लिखा हुआ है, ये किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, Mg का होता है। मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 1s2 2s2, इसके बाद आएगा 2p6 और लास्ट में आपको मिलेगा 3s2।
ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब देखिए मैग्नीशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस सब शेल में प्रवेश कर रहा है, यानी किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, एस वाले में ना। देखिए यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2, ये देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए एस जो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये एस उपकोष में आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नीशियम है ये भी आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ये भी आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर 3 और 12 ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है, यानी कौन सा जोड़ा एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है। तो एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 12 ये जो आपके यहाँ पे जोड़े दिए गए हैं, ये जो युग्म आपका दिया हुआ है 3 और 12 वाला, ये एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आप अदर ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए जो आपके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। और अगर आप अदर ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर पता चलेगा कि ये सब एस ब्लॉक के तत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टोटली आपका ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आधारित था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता और मैं आपको ना करवाता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, समझ में ही नहीं आता कि उनको इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्वेश्चन यहां पे आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है आर्सेनिक, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कैडमियम और ऑप्शन डी दिया है तांबा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तांबा। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा तांबा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराए, तीसरा क्वेश्चन ये हमारा, ये तीनों क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके सिलेबस में भी है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सभी क्वेश्चंस आपकी बुक से नहीं आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अरिहंत की बुक पढ़ के हम अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको अलग से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सीधे सीधे आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। अगर किसी को सोडियम बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला पता है तो वो कमेंट करके यहां पे बता सकता है। क्वेश्चन यहां पे है कि सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NaC7H5O2। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको यह फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए C7H5NaO2 ऐसे भी आपको यह फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए सेम यही है, बस यहां पे क्रम थोड़ा बदल दिया गया है। पहले C7H5 को लिख दिया गया। देखिए यहां पे आपका क्या लिखा है, NaC7H5O2 लिखा हुआ है। यहां पे क्या किया गया, C7H5, फिर इसके बाद Na को लिख दिया, फिर O2 को लिख दिया। बस क्रम में यहां पे थोड़ा अंतर कर दिया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो तरीके से आपको ऑप्शन लिखे हुए मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पे दोनों तरीके से बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला भी आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि अगर सिंपल फॉर्मूला पूछेगा वो तो बड़े आसानी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप के केमिकल फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, देखिए है दोनों सेम ही, जैसे यहां पे NaC7H5 O2 आपका लिखा हुआ है, यहां पे क्या किया गया C7H5Na, इसको पहले लिख के फिर O2 को बाद में लिख दिया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आपका है, बस ऑप्शन आपको दो तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, जैसे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों एक साथ में कभी नहीं रहेगा, ऐसा सोचिएगा मत कि ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा और ये भी रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं, ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी मैथिल अल्कोहल और ऑप्शन डी दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पहले कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है, एक या 2 से 3 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मैथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, मैथिल अल्कोहल, इसको हम वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, वुड की जगह आपको कास्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कास्ट स्प्रिट ये भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए वुड को हिंदी में कास्ट बोलते हैं, कास्ट मतलब लकड़ी होता है। ठीक है, आप सबको पता है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है कि निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथिल अल्कोहल को हम मैथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मैथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन एकदम नहीं पूछे आते, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, मैथिल अल्कोहल को। देखिए वुड स्प्रिट की जगह कास्ट स्प्रिट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वुड को हिंदी में हम कास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और स्प्रिट तो लिखा ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैथिल अल्कोहल, जिसे आप मैथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, या फिर वुड स्प्रिट भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, और रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टाइप के करवा दिए हैं। क्वेश्चन यहां पे है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था, अभी परसों मैंने आप लोगों की क्लास ली थी, तो आपसे पूछा हुआ था कि आप लोग चाहते कि मैं आपको आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट करके यही कहा था कि सर हमारी बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दीजिए। इसीलिए मैं आज आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो आपकी बुक के नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे पूछे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यही सब क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए तो आप वहां पर ये बहाना नहीं बना सकते कि ये क्वेश्चन हमारी बुक का नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर पाए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूं ये सभी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं करवाएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो देखिए सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, आप सबको पता है। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन करके यहां पे बता देता हूं। देखिए जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन कैसे होगी ये समझ लीजिए। तो देखिए 2Na
प्लस 2H2O गैप्स, जब यहां पे रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा 2NaOH प्लस H2 गैस, ये हमें मिलेगी। H2 मतलब हाइड्रोजन। तो ये इसकी रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, देखिए यहां पे हमने रिएक्शन की 2Na प्लस 2H2O गैस 2NaOH प्लस H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। टोटली ये आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998, ठीक है, 1998 के एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और यही सब क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, 1998 में पूछा गया तो यह क्वेश्चन आपका इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हो सकता है और टोटली कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन यहां पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया 19, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी दिया 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी जो एटॉमिक नंबर 15 है, परमाणु क्रमांक 15, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट हुआ, चलिए इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, परमाणु क्रमांक 7 दिया है, किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो परमाणु क्रमांक 7 लिखा है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा बस। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2 2s2, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 7 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2p3। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जब आप इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2s2 2p3, यानी 2 और 3 5। यानी जब आप परमाणु क्रमांक 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइड में यहां पे लिख दे रहा हूं, नाइट्रोजन का होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,5 मिला। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको करेक्ट आंसर क्या बताया? करेक्ट आंसर मैंने आपको ऑप्शन बी बताया है 15। अब 15 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पे कर लेते हैं। 15 होता किसका है? फॉस्फोरस का होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद हमारा यहां पे आएगा 3s2। पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने फिलअप किए। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, यानी 3 और अभी हमें फिलअप करने, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3p3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में देखिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p6, 2 और 6 क्या हो जाएगा 8, यानी 2,8। फिर इसके बाद देखिए तीसरे में 3s2 और 3p3, यानी 2 और ये 3, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3s2 2 इलेक्ट्रॉन और 3p3 3, यानी 2 और 3 5। तो यहां पे देखिए, जब फॉस्फोरस का हमने किया तो क्या मिला 2,8,5। तो चलिए फॉस्फोरस का मैं यहां पे लिख देता हूं, जर्नल फॉर्म में मैंने लिख दिया। यहां पे क्या मिला हमें 2,8,5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहां पे समानता क्या हुई है। समानता मैं आपको बता रहा हूं क्या है। यहां पे देखिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब फॉस्फोरस में देखिए, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसमें भी 5 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा
फास्फोरस 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। एटॉमिक नंबर जो 15 होगा ये परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाला तत्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के, देखिए जब नाइट्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जर्नल फॉर्म में लिखा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जर्नल फॉर्म में लिखा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। दोनों में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 15। और अगर आप इसके अलावा जो सॉल्व करेंगे, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 17, इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बाह्यतम कोश में आपको अलग अलग मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको अलग अलग मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें सेम है, तो यही यहां पे हो जाएगी समानता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगा हुआ है, हमें यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना था, लास्ट में ये भी चेक करना था बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन और फास्फोरस में सेम होती है, इसीलिए यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी तक आपको किसी ने भी ये क्वेश्चन कराया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग पढ़ते, बहुत सी जगह पर आप लोग अपनी स्टडी करते हैं, क्या किसी ने आपको ये क्वेश्चन कराया है? अगर कराया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आते, 1998 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कैसे सॉल्व होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का आपका ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, Na2CO3 प्लस, फिर इसके बाद यहां पे X लिखा हुआ है, ये X लिखा हुआ, फिर इसके बाद लिखा हुआ HCl गैप्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपकी अभिक्रिया यहां पे दी गई है। आपको यहां पे बताना है कि ये X की जगह यहां पे क्या आएगा, X की जगह आखिर यहां पे आएगा क्या। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी दिया है 2। ठीक है, देखिए आपको यहां पे एक रिएक्शन दी गई है सीधे सीधे, ठीक है। फिर यहां पे देखिए X लिखा हुआ है, आपको बताना है इस X की जगह, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इस X की जगह इन चारों में से क्या आएगा, यही आपको यहां पे बताना है। कुल मिला के ये जो आपका इक्वेशन यहां पे है ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें यहां पे बैलेंस करना है बस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि देखिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या फिर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है, x की जगह हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी समीकरण के संतुलित होने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके अभिकारक तथा उत्पाद की दिशा में परमाणुओं की संख्या जो हो वो समान हो। तो देखिए ये वाला जो पार्ट इतना है, ये क्या है, ये अभिकारक है, और ये वाला पार्ट ये जो हमें मिला यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये उत्पाद है, ठीक है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। मैंने आपको क्या बताया, किसी समीकरण के संतुलित होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अभिकारक तथा उत्पाद की दिशा में परमाणुओं की संख्या जो हो वो समान हो। अब देखिए यहां पे सबसे पहले HCl के पहले यहां पे X लिखा हुआ है। अब देखिए HCl ये आपका लिखा हुआ। अब यहां पे आइए जो आपका उत्पाद दिया है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए उत्पाद की तरफ देखेंगे, यहां पे H2O में यहां पे H देखिए, H के परमाणुओं की संख्या कितनी है, कितने H यहां पे हैं, 2 H है ना, 2 हाइड्रोजन यहां पे है। देखिए क्योंकि उत्पाद की ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है ना, ये उत्पाद आपका है, उत्पाद की ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इसलिए अभिकारक के ओर भी 2 परमाणु होने चाहिए। यानी X की जगह हमारा क्या यहां पे आ जाएगा, सिंपल सा यहां पे 2 आ जाएगा। बस इक्वेशन हमारा यहां पे बैलेंस हो चुका है। यानी यहां पे X की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसको हम कंप्लीट करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x यहां से हटा देंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 2HCl, यानी Na2CO3 प्लस 2HCl गेप्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। देखिए पहले क्या था, यहाँ पे जो हमारा उत्पाद था, यहाँ पे H के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 2 थी, लेकिन यहां पे बैलेंस नहीं था तो हमने क्या किया, यहां पे देखिए X की जगह 2 लिख दिया, क्या हो गया 2HCl। अब हमारा यहां पे इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि उत्पाद की ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, अतः अभिकारक की ओर भी 2 परमाणु होने चाहिए। जब हम यहां पे 2HCl कर देंगे इक्वेशन यहां पे बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, बस यहां पे हाइड्रोजन पे ध्यान देना था, हमने ये किया और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, x की जगह यहां पे 2 आएगा, इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस टाइप के मैं आपको कई और क्वेश्चन भी करवा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, चेक कर लीजिएगा पेपर में आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, हमें यहां पे ये जो इक्वेशन था, यहां पे x का मान ज्ञात करना था। आखिर x की जगह आएगा क्या, यही हमें ज्ञात करना था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान क्या होगा। क्वेश्चन लिखा था निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान क्या होगा, और ये इक्वेशन आपका लिखा हुआ था। तो x का मान हमने यहाँ पे 2 निकाला, आप समझ के कैसे आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से रिलेटेड है, ईंधन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, उसी से ये क्वेश्चन आपका कनेक्ट होता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आपके आ सकता है, लेकिन आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी दिया है ईस्टर। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन बी होगा, यानी ग्लाइकॉल। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकॉल या फिर आप इसे एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकॉल या फिर आप इसे एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्लाइकॉल या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों के द्रव ईंधन को जमने से बचाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लाइकॉल बोलिए चाहे एथिलीन ग्लाइकॉल बोलिए, मैं आपको लिख के बता देता हूं, एथिलीन ग्लाइकॉल, बात एक ही होगी। ध्यान रखिएगा, चाहे आप ग्लाइकॉल बोलिए चाहे एथिलीन ग्लाइकॉल बोलिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है C2H6O2। इसे भी नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्लाइकॉल की जगह एथिलीन ग्लाइकॉल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लाइकॉल लिखा हुआ मिलेगा तो आप ग्लाइकॉल पे टिक करेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल लिखा हुआ मिलेगा इस पे टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन आपके साथ में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए काला फास्फोरस, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस और ऑप्शन डी दिया है बैंगनी फास्फोरस। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद।
ध्यान रखिएगा, यानी सफेद फास्फोरस, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए आप सबको पता है जो फास्फोरस है ये एक रासायनिक तत्व है, ठीक है, ये एक केमिकल एलिमेंट है। फास्फोरस एक अतिक्रियाशील तत्व है, इस कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं फास्फोरस के अवयव में श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस तथा सिंदूरी फास्फोरस है। ध्यान रखिएगा, फास्फोरस के अवयव में श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस तथा सिंदूरी फास्फोरस है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें श्वेत फास्फोरस यानी जो सफेद फास्फोरस है ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। और मैंने आपको इससे पहले जब आप लोगों की क्लास ली थी वहीं पे बताया था जो सफेद फास्फोरस है ये जहरीला होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि सफेद फास्फोरस जहरीला होता है और हवा के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाता है, इसीलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ध्यान रखिएगा फास्फोरस के अवयव में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया फास्फोरस के कई अवयव होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया कौन कौन से होते हैं, श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। ध्यान रखिएगा जिसमें जो श्वेत फास्फोरस होता है ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 यानी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपकी बुक के बाहर के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो सब क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे आएंगे, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आगे यही कोशिश करूंगा कि आपकी बुक के बाहर के जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सब डिटेल में सॉल्व करवा दूं ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।